नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिंदी ट्यूटोरियल केकड़ी पर। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो प्रतियोगी परीक्षा के लिए हो या फिर आपकी सामान्य जानकारी के लिए। इस टॉपिक में से हर कंपटीशन में कोई ना कोई प्रश्न पूछा जाता है निश्चित तौर पर, और अगर हम इसे ध्यान से पढ़ेंगे तो हमारा एक भी सवाल गलत नहीं होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। बिल्कुल बेसिक नॉलेज से हम चलते हैं और धीरे धीरे हम संपूर्ण व्याकरण यहाँ पर कवर करेंगे, लेकिन सबसे पहले उसका बेस हम जान लेते हैं और आगे स्टेप बाय स्टेप आपको हर चीज में क्लियर करता जाऊंगा। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और इससे पहले एक निवेदन आपसे कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो देखिए दोस्तों, हम आज ये व्याकरण शुरू कर रहे हैं और सबसे पहले हम उन छोटी छोटी जानकारी के बारे में बात करते हैं। ये टॉपिक आपको यहाँ कुछ दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि भाषा है, लिपि है, व्याकरण है, वर्णमाला, स्वर, व्यंजन, देवनागरी लिपि और एक ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स जिनके बारे में कई बार प्रश्न पूछा जाता है और जानकारी के अभाव में वो प्रश्न हम गलत कर बैठते हैं। तो देखिए, सबसे पहले भाषा, लैंग्वेज। जो भाषा जो है वो भाष धातु से निर्मित हुई है और इसका अर्थ होता है प्रकट करना। अब प्रकट हम क्या चीज करते हैं? दो चीजें हैं, एक तो हमारे मन के भाव और दूसरा है मस्तिष्क के विचार। अर्थात हमारे मन के भाव और मस्तिष्क के विचारों को प्रकट करने का जो माध्यम होता है वो भाषा कहलाता है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और भाषा ही उसकी एक पहचान होती है। उसी से वो समझ में आता है कि ये इंसान है, अन्यथा हम जानवरों की श्रेणी में ही रहते, क्योंकि हम अपने भावों को और मन के विचारों को, मस्तिष्क के विचारों को प्रकट करने की क्षमता रखते हैं और वो माध्यम है भाषा। भाषा के दो रूप होते हैं, एक होता है मौखिक और एक होता है लिखित। मौखिक जब हम मुंह से उच्चारित करते हैं तो वो मौखिक होता है और उस रूप में हम क्या उच्चारित करते हैं वो होता है ध्वनि, और जब हम लिखते हैं तो वो लिखित रूप होता है। अब दोस्तों ध्यान रखिए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, एक प्रश्न बनता है, भाषा की सबसे छोटी इकाई मौखिक रूप में तो होती है ध्वनि, लेकिन भाषा का जो दूसरा रूप है लिखित, उसको लिखित भाषा को लिखित रूप देने के लिए हमें लेखन चिन्हों का प्रयोग करना पड़ता है। जिन लेखन चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं वो भाषा क्या कहलाती है? वो लिपि। यानी कि प्रत्येक भाषा की कोई ना कोई लिपि होती है जिनमें उस भाषा को लिखा जाता है। अर्थात ध्वनि रूप जो भाषा है उसको मौखिक रूप देने के लिए जिन लेखन चिन्हों का प्रयोग हम करते हैं वो कहलाता है लिपि। और हमारी जो हिंदी भाषा है वो उसकी लिपि है देवनागरी लिपि। यहाँ तक तो आपको वैसे सबको पता है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि मौखिक रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई वो कहलाती है ध्वनि, और लिखित रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई जो कहलाती है वो कहलाती है वर्ण। यानी कि लिखित रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण और मौखिक रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि। उसके बाद दोस्तों देखते हैं हम, जब हम वर्णों को लिखते हैं तो वर्ण, दो प्रकार के वर्ण हमारे पास हैं। एक तो है स्वर वर्ण और दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। स्वर और व्यंजन, यानी कि स्वर और व्यंजन दोनों मिलकर वर्णमाला का निर्माण करते हैं। यानी कि वर्णमाला में क्या सम्मिलित किया जाएगा? एक तो होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन, और दोनों मिलकर क्या कहलाते हैं? वर्णमाला। अब बात करते हैं स्वरों की और व्यंजनों की। इस स्वर क्या होते हैं और व्यंजन क्या होते हैं? स्वर भी वर्ण है और व्यंजन भी वर्ण है। बस स्वरों के उच्चारण में हमें किसी अन्य ध्वनि की आवश्यकता नहीं होती, वो कहलाते हैं स्वर। जिनके उच्चारण में किसी अन्य ध्वनि की आवश्यकता नहीं होती वो कहलाते हैं स्वर। और स्वरों की संख्या जो मानी गई है वो कितनी है? 11। स्वरों की संख्या कितनी है? 11। और व्यंजन, क्योंकि व्यंजन का उच्चारण करने के लिए हमें स्वरों की आवश्यकता होती है, यानी कह सकते हैं कि बिना स्वरों के व्यंजनों का उच्चारण संभव नहीं है। केवल हम व्यंजन को लिख सकते हैं, वो भी किस रूप में? स्वर रहित, अर्थात हलंत लगाकर। जब हम हलंत लगा देते हैं
इसका मतलब ये व्यंजन है और इसका उच्चारण संभव नहीं है। जब इसमें किसी स्वर का मिलान होता है तब ही हम इसको उच्चरित कर सकते हैं और बोल सकते हैं कि ये क है। अर्थात कह सकते हैं कि व्यंजन वे होते हैं जिनका उच्चारण स्वर के साथ ही हो सकता है। तो इस प्रकार वर्णमाला में स्वर और व्यंजन सम्मिलित किए जाते हैं। स्वरों की संख्या होती है 11, जबकि व्यंजनों की संख्या होती है 33। इस प्रकार हिंदी में वर्णमाला स्वर प्लस व्यंजन मिलाकर कितने हो जाते हैं? 44, यानी कि 44। वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है? 44, जिसमें स्वर 11 और व्यंजन 33। लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों, देवनागरी लिपि में वर्णों की संख्या मानी गई है 52, यानी कि 52। वर्ण कितने होते हैं देवनागरी लिपि में? 52 वर्ण होते हैं। और वो 52 वर्ण कौन कौन से हैं ये अभी मैं आपको बताता हूं कि ये 52 वर्ण है। जैसे यहाँ हमने स्वर देखे, ये लिखे हुए स्वर, इनकी संख्या है 11। अनुस्वार और विसर्ग इन दोनों को वर्णमाला में स्थान नहीं मिलता है, जबकि लिपि में हम इनको क्या बोलते हैं? अयोगवाह है। क्या बोला जाता है इनको? अयोगवाह। यानी अनुस्वार और विसर्ग की गणना स्वरों की गिनती में नहीं होती है। और दोस्तों एक और चीज बताऊं कि री को जो है शुद्ध स्वर नहीं माना जाता। और इसके साथ एक अंग्रेजी का अ भी हमने ग्रहित कर लिया है, जो आ और ओ के मध्य की ध्वनि मानी जाती है। यानी कि आ और ओ के मध्य की ध्वनि, ये अंग्रेजी का एक स्वर हमने ग्रहित किया है। जैसे कि हम लिखते हैं डॉक्टर, कॉलेज, तो इनका उच्चारण न तो आ के बराबर होता है, नहीं ओ की, बल्कि मध्य ध्वनि है ये डॉक्टर, यानी कि न तो पूरा ओ बोलते हैं और ना ही आ की ध्वनि बोली जाती है। आगे देखते हैं स्वर की मात्राएं कितनी होती है। दोस्तों स्वर की मात्राएं 10 होती है। स्वरों की संख्या तो कितनी होती है? 11, लेकिन मात्राएं 10 ही होती है, क्योंकि ए की मात्रा नहीं होती है। इसके अलावा दोस्तों देखो मूल स्वर कितने होते हैं? 4, यानी कि ए, ई, उ और री। 4 स्वरों को क्या माना गया है? मूल स्वर माना गया है। मूल स्वरों की संख्या कितनी है? 4, ए, ई, उ और री। बाकी जो स्वर बचे हैं ये इनके दीर्घ रूप माने जाते हैं। क्या है इनके दीर्घ रूप? जैसे ए का आ, ई का बड़ी ई, उ का बड़ा उ और री का बड़ा री। हालांकि ये री केवल अब संस्कृत में काम आता है। हिंदी में जैसे अगर हमें ऋण लिखना हो तो हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ये भी मान्य हो गया। समझ में आई बात सर? दोस्तों तो ये अब इसका भी अपना एक महत्व है री का, क्योंकि संस्कृत के जितने भी शब्द हैं, तत्सम शब्द हैं, उनमें इसका एक अपना महत्वपूर्ण स्थान है। अगर इसको हम वर्णमाला में लिखेंगे नहीं तो कुछ शब्द जैसे ऋण है, ऋतु है और ऋषि है, ऐसे शब्द जो हैं वो बिल्कुल ही गणना योग्य नहीं रहेंगे। इसलिए इसका एक अपना स्थान उसमें है, इसलिए हम इसकी भी गणना यहाँ पर करते हैं अब तक, वरना अभी तक री को शुद्ध स्वर नहीं माना जाता है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों कि देवनागरी लिपि के जो 52 वर्ण हैं वो किस प्रकार से होते हैं। तो देखिए स्वरों की संख्या हो गई 11, यहाँ पर देखिए स्वर कितने हो गए? 11। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिखे ये व्यंजन, यहाँ पर ये व्यंजन लिखे हैं, ये पूरा ककरा है और ये क वाली लाइन है, ये च वाली लाइन है, ट वाली, त वाली, प वाली। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि इसका जो प्रथम वर्ण है इसको वर्ग कहते हैं। यानी कि जैसे क की 5 वर्ण है क में, क की लाइन में, तो ये क वर्ग कहलाएगा। च, तो इसके 5 वर्ण जो है वो च वर्ग के नाम से जाने जाएंगे। और इस ट कि 5 लाइन में आने वाले पूरे ट वर्ग के नाम से जाने जाएंगे। इस प्रकार से ये त वर्ग हो जाएगा, इसी प्रकार से ये प वर्ग हो जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वर्ग कितने होते हैं? 5 वर्ग होते हैं। कौन से? क, च, ट, त और प, ये 5 वर्ग हैं। और इन प्रत्येक वर्ग में कितने वर्ण होते हैं? 5 वर्ण होते हैं। यानी कि अगर हम यहां से यहां तक की बात करें तो कितने हो गए? 25 वर्ण हो गए। तो 25 वर्ण कहां से? कैसे लेकर मैं तक, यानी कि ये कैसे लेकर मैं तक के 25 वर्ण स्पर्श व्यंजन के नाम से जाने जाते हैं।
किस नाम से जाने जाते हैं? स्पर्श व्यंजन के नाम से ये जाने जाते हैं। आगे बात करें हम य र लव की, तो य र लव को हम अंतस्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतस्थ। और इसमें से यह और वह जो है वो अर्ध स्वर भी माना जाता है। यह और वह अर्ध स्वर, क्योंकि इनके उच्चारण में स्वर जितना ही समय लगता है। उसके बाद देखिए स, श, श और है, तो दोस्तों ये ऊष्म व्यंजन माने जाते हैं, क्योंकि जब भी इनका उच्चारण किया जाता है तो मुंह से क्या निकलती है? भाप निकलती है, रगड़ होती है। श श श है, ऊष्मा बाहर निकलती है, इसलिए इनको ऊष्म माना जाता है। इसके अलावा देखिए ये क्षेत्र और ज्ञ ये संयुक्त व्यंजन है। क्या है? संयुक्त व्यंजन। और देखो इनका निर्माण किस प्रकार से होता है? क्षय का निर्माण क, क्ष और ऐसे मिलकर होता है। त्र का निर्माण त, र और ऐसे मिलकर होता है। और गे का निर्माण ज और यहां से मिलकर होता है। और आज उच्चारण की दृष्टि से देखें तो गे को हम गे से ज्ञानी बोलते हैं, गे है तो गे और ये प्लस ए मिलकर भी गे बन जाता है। दोस्तों यहां मैंने एक और श्रेय लिखा है, तो वर्णमाला में यहाँ पर इसका स्थान नहीं है, लेकिन देवनागरी लिपि में हम इस श्रेय को भी सम्मिलित करते हैं, जो निर्मित होता है श, र और ऐसे। दोस्तों ये श भी तीनों अलग अलग होते हैं। ये तालव्य श है। मैं आपको बाद में उच्चारण की दृष्टि से इनके अलग अलग जो भेद हैं 8 प्रकार के उच्चारण की दृष्टि से होते हैं, वो मैं भी आपको बताऊंगा। उसमें मैं आपको बता दूंगा कि इन तीनों प्रकार के श जो हैं वो अलग अलग जगह से बोले जाते हैं। अलग जगह से बोलने का मतलब है कि जब हम फेफड़ों से जो वायु निकलती है वो अलग अलग जगह टच करती है, तो उन स्थानों के आधार पर इनका जो है वो प्रयत्न अलग है, उच्चारण स्थान अलग अलग है। प्रत्येक वर्ण की जो उच्चारण स्थल है वो अलग अलग होता है हिंदी में। उन उच्चारण स्थलों से भी प्रश्न बनता है कि उनको ये कहां से बोला जाता है, इसका उच्चारण स्थल कौन सा है। तो इस प्रकार से स्वरों की संख्या हो गई 11। उसके बाद हम देखते हैं यहां पर व्यंजन कितने हो गए? 33। ये 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 और 33, ये 33 व्यंजन हो गए। इसके अलावा ये 2 अड़ और ढ ये भी हमने ग्रहित किए हुए, ये अरबी फारसी से ग्रहित किए हुए हैं। तो ये अड़ और ढ इनको उत्सिक्त व्यंजन भी कहा जाता है। तो ये 2 अड़ और ढ। उसके अलावा 2 अयोगवाह, अनुस्वार और विसर्ग। इसके बाद हम जोड़ते हैं इनको 3, 2, 5, 6, 7, 1, 8 और 3, 1, 4, 48। इसके बाद देखिए 4 कौन से हैं? क्षत्रज्ञ और श्रय। क्षत्रज्ञ और श्रय, इस प्रकार से ये 4 और संयुक्त व्यंजन टोटल कितने हो गए? 52 वर्ण। अर्थात देवनागरी लिपि में वर्णों की संख्या कितनी है? 52 हो गई। याद रखिए दोस्तों, यहां से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि स्वरों की संख्या कितनी है, व्यंजनों की संख्या कितनी है। स्वरों की संख्या 11, व्यंजनों की संख्या 33 होती है। देवनागरी लिपि में वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52 होती है। वर्णमाला में किसको सम्मिलित किया जाता है? स्वर और व्यंजन को। मात्राएं कितनी होती है? 10। स्वर कितने होते हैं? 11, लेकिन मात्राएं कितनी होती है? 10। वर्णमाला में किन चीजों को स्थान दिया जाता है? स्वर और व्यंजन को। यहां हमने बात की थी, उसमें आपको ये बात बताना भूल गया था कि जो भाषा होती है उस भाषा को शुद्ध रूप लिखना में जो चीज सिखाती है, यानी जिस शास्त्र के द्वारा हम भाषा को शुद्ध रूप में लिखना सीखते हैं वो कहलाती है व्याकरण। और इस व्याकरण शास्त्र में वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार पर चर्चा की जाती है, जिसमें से आज हम जो है वो वर्ण विचार पर चर्चा कर रहे हैं। इसके बाद देखो दोस्तों, व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजनों का वर्गीकरण जो है वो उच्चारण की दृष्टि से 8 प्रकार का है। कितने प्रकार का है? 8 प्रकार का उच्चारण की दृष्टि से। अब देखते हैं अपन स्पर्शी। स्पर्शी वैसे तो कैसे लेकर म तक के 25 वर्ण स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्शी है क्योंकि जब भी मुंह से वायु निकलती है तो फेफड़ों से जब वायु निकलती है तो वो कहीं ना कहीं पर स्पर्श करके निकलती ही निकलती। इस आधार पर इनको क्या कहा जाता है? स्पर्शी कहा जाता है।
तो कैसे लेकर म तक के 25 वर्ण क्या कहलाते हैं? स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। लेकिन मित्रों इसमें से च वर्ग को स्पर्श संघर्षी कहा जाता है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी ऊष्मा ज्यादा लगती है, इसलिए इसको स्पर्श संघर्षी कहा जाता है। और संघर्षी उष्म व्यंजन मैंने आपको बताया श और है, ये क्या कहलाते हैं? ये उष्म कहलाते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, नासिक के वर्ग का पंचम वर्ण क्या कहलाता है? नासिक के, यानी कि ड़ या अण और न में पंचम वर्ण क्या कहलाते हैं? पंचम वर्ण कहलाते हैं नासिक के। आगे देखिए, पार्श्विक का अर्थ होता है बगल, यानी कि जब हम बोलते हैं, उच्चारण करते हैं, पार्श्विक होता है ल। क्या होता है? ल को पार्श्विक बोला जाता है कि जब भी हम ल बोलते हैं तो दोनों तरफ से, जीभ के दोनों तरफ से, साइड से हवा बाहर निकलती है, इसलिए इसको पार्श्विक बोला जाता है। प्रकंपित होता है र। प्रकंपित होता है र। जब भी हम बोलते हैं तो र जो है, र जब भी उच्चारण किया जाता है तो जीभ एक दो बार कंपन करती है, ऊपर से नीचे र बोल के देखें आप तो समझ में आ जाएगा। उसके बाद देखते हैं उत्सित, जिनको ताड़नजात भी बोलते हैं, ये होते हैं अड़ और ढ। अड़ और ढ को जब भी हम उच्चारित करते हैं तो जीभ जो है वो जोर से झटके से नीचे आती है। और अगला संघर्षहीन क्या है? यह और वह, इनको अर्ध स्वर भी बोला जाता है, क्योंकि इनके उच्चारण में कोई संघर्ष नहीं होता है और बिल्कुल स्वर के समान आसानी से बोले जाते हैं, इसलिए इनको संघर्षहीन, यह और वह को संघर्षहीन भी कहा जाता है और अर्ध स्वर भी इनको कहा जाता है। तो इस प्रकार से उच्चारण की दृष्टि से क्या होंगे? 8 प्रकार के व्यंजन होते हैं। स्पर्शी, संघर्ष, स्पर्श संघर्षी, नासिक के, पार्श्विक, प्रकंपित, उत्सित, संघर्षी। अब देखते हैं दोस्तों, कंपन के आधार पर। कंपन का मतलब होता है नाद। जब भी हम बोलते हैं तो कंपन होता है, कंपन आवाज आती है कंपन टाइप की, उसको कहते हैं हम नाद। और इस आधार पर व्यंजनों के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है घोष और एक होता है अघोष। एक तो होता है घोष और दूसरा होता है अघोष। तो दोस्तों याद रखें, जब भी हम किसी वर्ण को बोलते हैं तो अगर उसमें से नाद उत्पन्न होता हो तो उसे हम कहेंगे घोष, और जिसमें से नहीं होता है उसको क्या कहेंगे? हम अघोष कहेंगे। अब देखते हैं कौन कौन से होते हैं, घोष कौन से होते हैं और अघोष कौन से होते हैं। सबसे पहले हम घोष की बात कर लेते हैं। घोष को हम अघोष और इस घोष को सघोष भी कहा जाता है, चाहे घोष को चाहे सघोष को, एक ही बात है। तो घोष कौन से होते हैं और सघोष कौन से होते हैं? तो देखो कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय गूंज दिखाई दे, यानी गूंज होती है, उसे हम घोष वर्ण कहते हैं। अब कौन से वर्ण घोष होते हैं? तो याद रखिएगा कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, इसके अलावा य, र, ल, व और है, य, र, ल, व और है, तथा सभी स्वर क्या होते हैं? सघोष होते हैं। इस प्रकार से इनकी अगर हम संख्या देखें तो 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 15, 15 के साथ 16, 17, 18, 19, 20 और 11 स्वर, 20 और 11 कितने हो गए? 31। तो 31 वर्ण क्या होते हैं? सघोष होते हैं। अब बात करें अघोष की, तो बचे कौन से? यानी कि पहला और दूसरा वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण क्या होंगे? अघोष होंगे। और अघोष के साथ ही उधर से क्या बच गया? अब श बच गए तीनों। तो श और श, तीनों श के साथ में 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 और 2, 10 प्लस 3, यानी कि 13 वर्ण क्या हो गए हमारे लिए? 13 वर्ण हमारे हो गए अघोष।
तो ये भी प्रश्न बनता है कि सघोष की संख्या कितनी है और अघोष की संख्या कितनी होती है। तो सघोष वर्णों की या घोष वर्णों की संख्या तो है 31 और अघोष वर्णों की संख्या होती है 13। एक और ध्यान रखिएगा यहाँ पर दोस्तों की कई बार ऑप्शन 30 भी आ जाता है, 31 ना आकर तब हमें 30 को ही मानना होता है, क्योंकि हमारी एनसीईआरटी की बुक में सघोष वर्णों की संख्या कितनी बताई गई है 30। बाकी सभी स्वरों की गणना होती है तो वो कितना होते हैं 31 हो जाते हैं, 31 हो जाते हैं और 13 वर्ण जो है वो अघोष है। आगे चलते हैं दोस्तों हम श्वास के आधार पर। श्वास के आधार पर व्यंजनों की संख्या कैसी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? एक तो होती है महाप्राण और एक होती है अल्प प्राण। अब याद रखना दोस्तों ये श्वास के आधार पर है, जिनके उच्चारण में श्वास कम छोड़ी जाती है वो अल्प प्राण और जिनके उच्चारण में श्वास की अधिकता होती है वो महाप्राण। ऐसे कई बार क्या गलती हो जाती है हमसे कि स्वर जो होते हैं वो होते हैं 2 प्रकार के, एक तो ह्रस्व स्वर और एक दीर्घ स्वर। तो हम ये स्वरों में तो हर्ष और दीर्घ होता है उच्चारण के स्थान पे, जहां कम समय लगता है उच्चारण में वो हर्ष कहलाते हैं और जिनके उच्चारण में अधिक समय लगता है वो दीर्घ कहलाते। वहां समय की बात की गई है उसको हम मात्रा कहते हैं, समय की बात की गई है और समय को हम किससे क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। लेकिन यहां पर महत्वपूर्ण चीज है श्वास के आधार पर। यहाँ जहां श्वास की अधिकता होती है वो महाप्राण और जहां श्वास की अधिकता नहीं होती है कम होती है वो कहलाता है अल्प प्राण। अब देखिए अल्प प्राण में कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो अल्प प्राण यानी जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु कम मात्रा में मुख से बाहर निकलती है उनको हम कहते हैं अल्प प्राण कहते हैं। अब अल्प प्राण का वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा यानी कि 135 135 क्या होंगे? अल्प प्राण होंगे। इसके अलावा देखो य र ल व प्लस सभी स्वर क्या कहलाएंगे? अल्प प्राण। यानी कि 1 3 5 ये क्या हो गया? वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, साथ में य र ल व और सभी स्वर क्या कहलाते हैं? अल्प प्राण कहलाते हैं। बाकी बचे वर्ग का दूसरा और चौथा, वर्ग का दूसरा और चौथा, और इसके अलावा दूसरा और चौथा, उसके अलावा क्या बच गए अपने पास? श और है, ये क्या कहलाएंगे? महाप्राण कहलाएंगे। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको बहुत सारी चीजें आज यहाँ पर समझ में आ गई होगी। इसके अलावा एक नासिक के और अनुनासिक जो भी वर्ण होता है, ये अगर जिन वर्ण, वैसे तो पंचम वर्ण नासिक के हैं तो अनुनासिक भी होते हैं और निरनुनासिक भी होते हैं। जिनको नाक और मुंह दोनों से बोला जाता है वो अनुनासिक कहलाते हैं। यानी कि जब भी चंद्र बिंदु लगती है किसी वर्ण पर अगर चंद्र बिंदु का प्रयोग होता हो तो वो अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं। इनका प्रयोग जो है वो नाक से बोला जाता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको बहुत सारी चीजें आज इसमें से समझ में आई होगी। और इसके बाद मैं आपको अब उच्चारण स्थल आगे अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। तो ये छोटी मगर मोटी और महत्वपूर्ण जानकारी आज इस वीडियो में मैंने आपको दी और ये निश्चित रूप से आपको कंपटीशन में जरूर इनमें से कुछ ना कुछ प्रश्न आपको जरूर मिलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए घर रहें और सुरक्षित रहें। और एक बार और आपसे विनती, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।